वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स पे के बारे में। ब्रिक्स का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव एक्चुअली जब से यूएस ने टैरिफ वॉर शुरू किया है और जब से यूएस का जो डॉलर का डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज़ ने कवायद शुरू किया है, उसके बाद से ब्रिक्स पे जो है वो काफ़ी चर्चा में है। तो जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज़ अब जुड़ चुके हैं। बट बेसिकली यही कंट्रीज़ शुरू में स्टार्ट किया था। तो उन्होंने यहाँ पे एक प्लान बनाया कि जो ब्रिक्स पे है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम के लिए, तो एक्चुअली वो जो है यूएस द्वारा कंट्रोल्ड स्विफ्ट सिस्टम, उसके डोमिनेंस को कम करने की बात करती है और यूएस का जो डॉलर का डिपेंडेंस है उसको यहाँ पे कम करने की बात की जाती है। और ख़ासकर जब हम फाइनेंशियल सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं ना, एक ऐसा संप्रभुत्व जो कि हम फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड ना हो, अपना खुद का सोवरेनिटी इस्टेब्लिश करें, तब हम हमेशा स्विफ्ट के बारे में बात करते हैं, ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का जो ग्रुपिंग उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया था, इसका हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखेंगे कि कहाँ से ये शुरू हुई और कैसे ये यूएस के फाइनेंशियल डोमिनेंस को चैलेंज करता है। तो उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका एवोल्यूशन देखेंगे, उसके साथ साथ जो ब्रिक्स पे इनिशिएटिव है वो कैसे हुआ था, और भी बहुत सारे, इंडिया का हमारा यूपीआई है उसका यहाँ पे क्या रोल हो सकता है और इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा ग्लोबल कंटेक्स्ट में, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि ब्रिक्स पे जो है सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ब्रिक्स पेमेंट के बारे में बात करते हैं, ब्रिक्स नेशंस के बारे में, तो जो ग्रुपिंग है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का, तो उन्होंने एक मिशन शुरुआत किया और उस मिशन का जो एम था वो यही था कि जो डोमिनेंस है स्विफ्ट सिस्टम, जो कि यूएस का काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभाव रहता है, उसको यहाँ पे कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि रुपी जो है वो काफ़ी, उसका वैल्यू है काफ़ी कम हुआ है डॉलर के मुकाबले, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि पूरी तरह से यहाँ पे डॉलर पर डिपेंडेंट हैं। तो जो एम है ब्रिक्स पे का वो है कि डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर, खासकर जो स्विफ्ट नेटवर्क है उसको यहाँ पे कम किया जाए, और एक फाइनेंशियल ऑटोनोमी या सोवरेनिटी वो अचीव किया जाए, खासकर जो इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ब्रिक्स में बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। उसके साथ साथ इजिप्ट, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और इंडोनेशिया ने यहाँ पे बाद में ब्रिक्स को ज्वाइन किया। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है, जब हम पैसे भेजते हैं एक देश से दूसरे देश, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हम यूएस पे ही रिलाई करते हैं, यूएस डॉलर पे एक्चुअली। एंड इससे जो यूएस का जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, खासकर पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो वो यहाँ पर दिखता है। क्योंकि अगर कोई कंट्री, जैसे हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो रशिया को यहाँ पे सीधी सीधी तरह से हटा दिया गया स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, और रशिया पूरा अलग थलग हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस है डॉलर का, वो यहाँ पे दिखता है। और ये जो ब्रिक्स पे सिस्टम है, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा लाया गया एक पेमेंट मैकेनिज़्म है, तो इसमें क्या है कि लोकल जो करेंसी सेटलमेंट है इसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स के, उन पे वेस्टर्न सैंक्शंस ना लगे, जैसे ईरान पे हमेशा सैंक्शन लगा दिया जाता है, रशिया पे लगा दिया जाता है बाय यूएस, तो वो एक तरह का सैंक्शन इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे डॉलर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। डॉलर के बिना सारे कंट्रीज़ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो रुक जाएगा। और ब्रिक्स कंट्री ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन आया था 2014 में, खासकर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया गया था, और 2022 में भी इवन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, लेकिन 2014 में भी लगाया गया था जब क्रीमिया वाला इशू हुआ था। तो इसके एवोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, ब्रिक्स की एक मीटिंग हो रही थी फोर्टालेज़ा समिट, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है फोर्टालेज़ा, वहाँ पे 2014 में एक समिट हो रही थी। और वहीं पे एक आइडिया आया कि जो भी मेंबर नेशंस हैं उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी उसको बनाया गया, और उसके साथ साथ कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी बनाया गया। ये पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था जो कि डेवलपिंग नेशंस द्वारा बनाया गया था, और ख़ासकर ये डायरेक्ट चैलेंज था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि इससे पहले ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं थे
जो कि डेवलपिंग कंट्री ने यहाँ पे बनाया था। बाकी सब इससे पहले यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि जब भी हम आईएमएफ के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस का डायरेक्ट यहाँ पे डोमिनेंस है। और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, G7 कंट्रीज़ हैं, उनका यहाँ पे रोल है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री द्वारा बनाया गया पहला इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल पेमेंट या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो न्यू डेवलपमेंट बैंक ही था। ठीक है, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव था और उसके साथ साथ कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी बनाया गया था। एक्चुअली 2015 में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाया रशिया पे, क्योंकि रशिया ने यहाँ पे क्रीमिया को एनेक्स किया था, अधिग्रहित किया था, तो उसके बाद ब्रिक्स मेंबर ने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया कि एक लोकल करेंसी होना चाहिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा खुद का, जिससे कहीं ना कहीं यूएस का डोमिनेंस कम हो। 2017 तक ग्रुपिंग ने एग्री किया कि हम एक करेंसी कोऑपरेशन के ऊपर काम करेंगे, स्वैप अरेंजमेंट वगैरह करेंगे और लोकल करेंसी सेटलमेंट हम इस तरह से बनाएंगे कि हम अपना खुद का लोकल करेंसी जो है उसको सेटल करेंगे। तो बेसिकली इसका एम यही था कि हम अपने बैंकिंग नेटवर्क को और मजबूत करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ, और एक सेटलमेंट लोकल करेंसी में जो हम पैसे का जो लेन देन है या समाधान है वो यहाँ पे लेन देन वो लोकल करेंसी में हो, यूएस के यहाँ पे डॉलर्स के डोमिनेंस को कम किया जाए। स्विफ्ट के बारे में मैं बताते चलूँ कि स्विफ्ट जो है एक बेल्जियम बेस्ड सिस्टम है, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और लगभग 11,000 बैंक इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो भी ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र होता है वो इसका देख रेख करता है, और इसमें G10 कंट्रीज़ खासकर जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़, खासकर यूएस का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो उसको हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम में आप वेपन के रूप में यूज़ करते हैं इसका यूएस, और अपना डोमिनेंस फैलाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्विफ्ट। और अगर कोई कंट्री आपसे जियो पोलिटिकली अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो आप उस पर स्विफ्ट का सैंक्शन लगा देते हैं या उसका लेन देन रोक देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है और कहीं ना कहीं यूएस का डोमिनेंस पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इवन देखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके जवाब में एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया ब्रिक्स पे के रूप में, और ये मॉस्को में हुआ था अक्टूबर 2024 में। एंड एक नया माइलस्टोन अचीव किया गया, खासकर एक इंडिपेंडेंट है ना पेमेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए, एक पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य प्रणाली खासकर वो जो है शुरुआत किया गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स के द्वारा कि वो कम से कम इंटर ऑपरेबिलिटी जो है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो है ना, उसका यहाँ पे देख रेख करे, सही तरीके से वो काम करे। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया का रुपी है, चाइना का युआन है, ब्राज़ील, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उनका अपना अपना खुद का करेंसी है और पेमेंट सिस्टम भी है ना। ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत ही रोबस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसको हम यूपीआई बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। उसी तरह से चाइना में भी सीआईपीएस है, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। रशिया में एसपीएफएस है, सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। ब्राज़ील में भी पिक्स इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन मल्टीपल ऑप्शन सेटलमेंट है। तो ये जो पेमेंट सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का, इसको यहाँ पे किस तरह से इंटर ऑपरेबल करना है, इसको इंटीग्रेट करना और स्विफ्ट जो है वो कैसे चलेगा, तो ये एक्चुअली जो टास्क वो ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स ने किया था। अब हम जब बात करते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है ब्रिक्स पे का, और एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव ना, विश्वसनीय एक अल्टरनेटिव पेश करता है स्विफ्ट के सामने। स्विफ्ट को डायरेक्टली ये चैलेंज करता है कि भाई हमारे यहाँ भी एक रोबस्ट मैकेनिज़्म है, एक पेमेंट सिस्टम है, और ख़ासकर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके पास पोटेंशियल है कि वो अपना खुद का वर्चस्व स्थापित कर सकें। लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है जो ब्रिक्स पे का, वो एक्चुअली में इससे काफ़ी कुछ हो सकता है। क्योंकि देखो कार्ल मार्क्स ने भी बोला था कि जो बेस होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है और जो सुपर स्ट्रक्चर होते हैं वो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो अगर आप इकोनॉमी पे रूल कर रहे हो, कमांड कर रहे हो पूरी दुनिया में, तो डेफिनेटली यू आर द सुपर पावर और यू विल बिकम अ सुपर पावर। तो जब हम फाइनेंशियल सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर के जो डिपेंडेंसी है, जो उस पर हम पूरी तरह से निर्भरता है, उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। और जो भी वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसके एक्सपोज़र, उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं अगर हमारे पास खुद के पास जो है वित्तीय संप्रभुता आ जाए, तो डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं। दूसरा है कि इकोनॉमिक इफ़िशेंसी आ सकती है ना कहीं ना कहीं,
और अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर दें और सेटलमेंट टाइम कम कर दें तो डेफ़िनेटली जो ट्रेड है आपस में मेंबर कंट्रीज़ का वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अब हम बात करें कि एक देश से दूसरे देश में अगर ट्रांजैक्शन करना है डेफ़िनेटली बहुत ही महंगा पड़ता है और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसको कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। इसका जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स ब्लॉक हैं वो एक काउंटर वेट के रूप में आ सकते हैं, खासकर जो वेस्टर्न डोमिनेंस है, हमारा यूएस का जो डोमिनेंस है या वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ का डोमिनेंस है पेमेंट सिस्टम में, तो उसके काउंटर वेट में डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे ब्रिक्स पे काम कर सकता है। रिसेंटली हमने देखा कि जब भी यहाँ पे कुछ सैंक्शन होता है या ट्रम्प, जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं सत्ता में, तो धमकी देते रहते हैं टैरिफ का, 100% टैरिफ की भी धमकी दिया उन्होंने ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ अगर वो किसी तरह का अटेम्प्ट करते हैं नया करेंसी बनाने का या फिर यूएस डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो एक जियो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी जो है वो यहाँ पे दिखता है और डेफिनेटली इससे आने वाले समय में यहाँ पे डायरेक्ट चैलेंज मिलेगा यूएस को। और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी आए इस इनिशिएटिव के वजह से, जैसे हमने देखा ट्रम्प का रिएक्शन था। उसके साथ साथ ईरान को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस ब्रिक्स में, ग्रुपिंग में। तो खासकर ईरान एक ऐसा देश जिसको बहुत दिन से वेस्टर्न सैंक्शंस झेलना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के आ जाने से, ब्रिक्स पे के आ जाने से डेफिनेटली जो ग्रुपिंग है ब्रिक्स का वो एक सैंक्शंस प्रूफ ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की ओर ले जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिक्स पे के बारे में तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, सबके अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट्स हैं। सब कंट्रीज़ अपने अपने पेमेंट सिस्टम को ग्लोबली जो हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूपीआई इंडिया का अपना खुद का है, चाइना का सीआईपीएस है। तो डेफिनेटली इसको अलाइन करना जो है वो इतना आसान नहीं है। अलाइन करना इन सारे प्लेटफॉर्म को एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज के रूप में उभर सकता है। दूसरी बात अगर हम करें टेक्नोलॉजिकल इंटरऑपरेबिलिटी के, तो बहुत सारे जो इंटीग्रेशन है उसमें एक रेगुलेशन होना चाहिए, एक हार्मोनाइज्ड वे में, मतलब आपस में एक सामंजस्य होना चाहिए। बहुत सारे सिक्योरिटी के भी मुद्दे आएंगे, किस तरह से सजग रहना है, क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम आप जब तैयार करते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीज़ का यहाँ पे बैंकिंग है, बहुत सारे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेफिनेटली उन सबको इंटीग्रेट करना एक बिना किसी रेगुलेशंस के आसान नहीं होगा। उसके साथ साथ करेंसी को कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि ब्रिक्स का जो करेंसी लिमिट है वो उसका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। एंड इस चीज़ को ये लिमिट करता है कि किस तरह से जो सीमलेस फंक्शन है वो करेंसी किस तरह से इंटीग्रेट हो आपस में। एक कोई यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी है नहीं फ़िलहाल, तो इसको किस तरह से किया जाना है देखने वाली बात होगी। उसके साथ साथ ट्रस्ट डेफिसिट भी है, क्योंकि ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे जो देश हैं उनको कहीं ना कहीं चाइना के जो युआन पेमेंट सिस्टम है उससे यहाँ पे थ्रेट है, क्योंकि चाइना जो है वो अपना कहीं ना कहीं युआन के को प्रमोट करता है हमेशा। चाइना बोलता है कि डॉलर के रिलायंस को छोड़ो और चाइनीज़ रेमनबी जो युआन है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए आफ्टर यूएस डॉलर, जस्ट फोकस ऑन युआन। और उसके साथ साथ हमने देखा है कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स का जो बास्केट है उसमें भी यहाँ पे ऑलरेडी युआन है। तो डेफिनेटली जो छोटे छोटे देश हैं ब्रिक्स मेंबर्स के, उनमें यहाँ पे कहीं ना कहीं करंट मतलब ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर हम इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशंस देखें, सो डेफिनेटली जो ब्रिक्स पे है वो एक अल्टरनेटिव के रूप में आ सकता है ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप के लिए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे एक अल्टरनेटिव देगा, और जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगता है उससे यहाँ पे डेफिनेटली बचाएगा। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर एक रीजनलाइज्ड एडॉप्शन हो जाए उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आएगा उसके साथ। और जो पॉपुलैरिटी है लोकल करेंसी सेटलमेंट्स का, स्पेशली भारत रशिया के साथ ट्रेड करता है, चाइना के साथ ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली ये उस विज़न को के साथ अलाइन करता है। ट्रम्प के जो टैरिफ थ्रेट हैं वो एक तरफ, और इंडिया, चाइना और रशिया का जो ट्रेड है वो एक तरफ डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनाना होगा। उसके साथ साथ एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल विन होना चाहिए ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। और उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ब्रिक्स पे को एक ग्लोबल डिसरप्टर बना सकते हैं डेफिनेटली। और एक रीजनल एक्सपेरिमेंट तो हो ही सकता है,
कि जो डॉलर के डोमिनेंस है उसको यहाँ पे कम किया जाए और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए, उसके साथ साथ एक रीजनल पेमेंट मैकेनिज्म विद इन द ब्रिक्स कंट्री को इस्टेब्लिश किया जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपको कुछ जानना है या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।